पालमपुर गांव की कहानी अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसे हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन और सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं की को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय। पालमपुर आसपास आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांशतः भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। उनका मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है और वे गांव के एक कोने से में काफी छोटे घर में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी ये गांव का दृश्य दिखाया गया है। पालमपुर गांव का दृश्य है चित्र 1.1 में। नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधशाला भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट गांव के उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां अन्य उत्पादक गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यह तथ्य आंशिक रूप से गिलबर्ट एटिन के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बुंदेलशहर में एक गांव से है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिन्हें हम आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कार्मिकों की जरूरत है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तीसरा आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला
सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों से विभिन्न ये चीजें उत्पादन बिक्री के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथाई आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार से बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानक पूंजी ये चित्र में दिखाया गया है, मानक पूंजी कहा जाता है। मानक पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ये चित्र में दिखाया चित्र 1.2 में कारखानों में मशीन पर कार्य करते श्रमिक। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हमें उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषक श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि की माप बीघा, गुट्ठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं से परिवारों के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभिक में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों
जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसानों कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरे फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। गेहूं, बाजरा, गन्ना और आलू विभिन्न फसलें। आइए चर्चा करें। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आलेख में इसे चित्रित करें। आलेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है? क्यों बढ़ाना आवश्यक है? सारणी 1.1 संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 1950-51 में 129, 1990 से 91 में 157, 2001 से 2001 में 156, 2010 से 2011 पी में 156, 2011 से 12 पी में 156, 2012 से 13 पी में 157, 2013 से 14 पी में 156, 2014 से 15 में पी 155। पी फॉर अनियमित गणना। स्रोत पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, कृषि निगम और किसान के कल्याण विभाग। ये जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में दिखाए गए हैं। 1950 से 51 में 100, ये है आपका 120 से ऊपर 140 के बीच में, 90 से 91 में आपका 140 से ऊपर, 2000 से 2001 में 140 से ऊपर, 2010 से 2011 पी में 140 से ऊपर है, 2011 से 12 में 140 से ऊपर, 2012 से 13 में 140 से ऊपर, इसी तरह 13-14 में 140 से ऊपर, 14-15 में भी 40 से ऊपर वर्ष में देखेगी। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनका उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यही सब किसान के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज YV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा ये अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक, आधुनिक कृषि विधियां, सिंचाई और बांध, नहरें, पंप सेट और बिजली। चित्र 1.4 में आधुनिक कृषि के तरीके, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि दिखाए गए हैं। फसल का नाम, किस माह में बोई गई, किस माह में काटी गई, सिंचाई का साधन, वर्षा, नलकूप, तालाब, नहर आदि। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी है। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने
के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इन्हें उन्हें इनसे गेहूं की ज्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। आइए चर्चा करें बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन में इकाइयों में दिखाया गया है। इसे सारणी 1.2 दालों तथा गेहूं के उत्पादन करोड़ टन में दिखाई गई वर्ष और दालें का उत्पादन गेहूं का उत्पादन 1965 से 66 में 10 था। 1970 से 71 में 12-24 हो गया। 1980 से 81 में 11-36 हो गया। 1990 से 91 में 14-55 हो गया। 2000 से 2001 में 11-70 हो गया। 10 से 11 में 18-87 हो गया। 12 से 13 में 18-94 हो गया। 13 से 14 में 19-96 हो गया। 14 से 15 में 17-87 हो गया। 15 से 16 में 17-94 हो गया। 16 से 17 में 23-99 हो गया और 17 से 18 में 24-97 हो गया। ये स्रोत कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग फरवरी 2018 से लिया गया है। एक आरेख बनाकर दिखाइए। इस हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। क्यों? सुझाइए कि सुझाई गई क्रियाएं। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र की कुछ किसानों से बात करें। यह मालूम कीजिए आधुनिक या पारंपरिक या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी लिखिए कि सिंचाई के क्या स्रोत हैं। भूमि कृषि के कितने भागों में सिंचाई होती है। बहुत कम लागत आधी अधिकांशतः समस्त किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि की भावी का सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। सुझाई गई क्रिया। अखबारों पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हानिकारक हो सकता है। ये चित्र में दिखाया गया है। पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण ये दिखाया गया है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देता है जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएंगी। स्रोत डाउन टू अर्थ, नई दिल्ली। देश में रासायनिक खादों का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले की उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्रोत द ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़। पालमपुर के किसान में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितने महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के कामों में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती
के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमियों के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेत की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ा। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में काफी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ये चित्र में दिखाए गए हैं किसान, ये दूसरे वाले में कीटनाशक छिड़काव करते हुए, तीसरे वाले में इसमें इधर भी दिखाया गया है हल चलाता हुआ किसान, चौथे वाले में बीज डालता हुआ, पांचवें वाले में ट्रैक्टर से जुताई करता हुआ। चित्र 1.6 में खेत में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधि से फसलों की जुताई। आइए चर्चा करें। चित्र 1.5 में कुछ छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि की छायांकित कर सकते हो। किसान के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? आरेख 1.1 में भारत में किसान और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। आरेख 1.1 कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। कृषि क्षेत्र कृषकों की संख्या 55.4, 44.6, कृषकों की संख्या 85, 15%। मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखते हैं। सीमांत और छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं। स्रोत पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक 2017 और स्टेट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर 2017, कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग, कृषि जनगणना 2011-12 के अनुसार इस चित्र में भरा गया है। आइए चर्चा करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? श्रम भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम का आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आइए चर्चा करें। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाट में खेती करने वालों परिवारों से हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई ये आजकल काम मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो अभी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसीलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मी में 1,000 रुपये लिए थे जब खेत में काम नहीं था। मैं इस कैसे चुकाता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। डाला
और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक में से हैं। फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसान का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके द्वारा वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र एवं फसल से दूसरे फसल और खेतों में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी कभी कभी भिन्नताएं हैं। खेत खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए कार्य पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 में निर्धारित है, लेकिन डाला का मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांवों के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। आइए चर्चा करें, डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवार में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गांव में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवास अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते हैं? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे चाहिए। अधिकांशतः छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव साहूकारों से या खेतों के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और उस खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता के 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरे करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी हमने उत्पादक के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन और सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्बल
कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी समान असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं, जिनकी स्थिति भूमिहीन खेती और मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान और का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में का अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उपलब्ध उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है, प्राकृतिक संसाधन, जबकि मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादक पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवारों की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसीलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंकों के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपभोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगा। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु ट्रक आदि खरीदने तथा दुकानों खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकटतम के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों के रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। आइए चर्चा करें। हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 1 दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है। देखिए स्तंभ 3 तीसरा किसान। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयुक्त होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है। सारणी को पूरा करिए। पहला किसान उत्पादन उपभोग अधिशेष उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए पूंजी। वर्ष 1 में 100 40 60 60, वर्ष 2 में 120 40 और खाली आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष 3 में 40। दूसरा किसान उत्पादन उपभोग अधिशेष उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए पूंजी 80 40। वर्ष 2 में उपभोग 40 किया, वर्ष 3 में उपभोग 40 किया। तीसरा किसान जो वर्ष 1 में उत्पादन किया 60, उपभोग किया 40, अधिशेष उत्पादन उपभोग अगले वर्ष के लिए पूंजी।
वर्ष 2 में 40 उपभोग किया, वर्ष 3 में 40 उपभोग किया। तीनों किसानों के गेहूं के तीनों उस वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, उत्पादन जारी रख सकता है। उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाली विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का उपयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल पूरे दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। आइए चर्चा करें, मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर में बस स्टैंड के निकट हैं अपने घर में एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीजें बेचते हैं। करीम की कहानी। करीम ने गांव के में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। आइए चर्चा करें, करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तंगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा पारंपरिक बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोरों की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिया जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हारों के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभार वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर के महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। आइए चर्चा करें, किशोर की अस्थायी पूंजी क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कें से लाभ हुआ? सारांश। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है।
पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी और दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों से कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अलग मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसान से कुल संख्या में 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपने बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहरी मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों से श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्यों में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ते, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। ये अभ्यास प्रश्न काफी लंबे चौड़े अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। संदर्भ में आपके लिए 18 गिलबर्ट 1985 रूरल डेवलपमेंट इन एशिया मीटिंग्स विद पीजेंट्स सेल पब्लिकेशन नई दिल्ली। 18 गिलबर्ट 1988 फूड एंड पॉवर्टी इंडियाज हाफ एंड बैटल सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली। राज एन के 1991 विलेज इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी सीटी कुरियन द्वारा संपादित इकोनॉमी सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली। थानर डेनियल एंड थानर एलिस 1962 लैंड एंड लेबर इन इंडिया एशिया पब्लिशिंग हाउस मुंबई। एंड HTTP इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टाइम्स, कम न्यूज पॉलिसी, गवर्नमेंट टाइम्स, मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबरल आर्टिकल्स 57408252 CMC से भी आप सर्च कर सकते हैं।